हाय देयर, दिस इज सेदराज एंड यू आर वाचिंग सेदराज रीडर्स। गाइस, ये हमारे जीके जीएस के सीरीज का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोस इससे पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और देखिए। हम लोग चालू करते हैं अपने वीडियो के सीरीज का ये तीसरा वीडियो। चलिए चलते हम लोग पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाइड्रा ये जो जंतु जगत के किस संघ का जीव है। ठीक है, आपके ऑप्शन है एनीलिडा, दूसरा है इकाइनोडर्मेटा, तीसरा है आर्थ्रोपोडा और चौथा है सिलेंट्रेटा। ठीक है, आप लोग सही आंसर करें, हम लोग सही आंसर देखते हैं। ठीक गाइस, सही आंसर की बात करें तो सिलेंट्रेटा ग्रुप है। ठीक है, इसमें हाइड्रा और सी एनिमोन और मूंगा ये 3 चीज़ भी आती हैं सिलेंट्रेटा में। ठीक है, और सिलेंट्रेटा ग्रुप के अलावा अगर एनीलिडा की बात करें तो इसमें केचुआ, जोक, नेरिस आते हैं। और आर्थ्रोपोडा के पहले इसमें इकाइनोडर्मेटा देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा में गाइस कौन कौन सी चीज़ें आती है देखिए, जैसे यहाँ पे जेली फिश, जेली के बाद लास्ट में मैंने फिश लिखा है ना, सब में फिश लगा हुआ है। जेली फिश, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, हेग फिश और रेजर फिश। ठीक है, ये जितने फिश हैं, चलिए हम लोग चलते हैं इसका चित्र पहले देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे चित्र में आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये ब्रिटल स्टार है, क्रे फिश, कैटल फिश, रेजर फिश, ये देख रहे हैं ना, ये सब ऐसे चित्र में है जो दिख रहे हैं, वही हैग फिश ये है, ये स्टार फिश है। ठीक है, और सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा में ये 4, जैसे सी एनिमोन, ये सिलेंट्रेटा में ही आता है। ठीक है, जेली फिश यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो जेली फिश है ना, ये सिलेंट्रेटा ग्रुप में भी आता है। और यहाँ पे इससे पहले हमने क्या देखा था, इकाइनोडर्मेटा, ये वाला देखा था ना इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे देखिए इसमें भी जेली फिश आता है और सिलेंट्रेटा में भी जेली फिश दे देता है। बुक में दिया हुआ है जेली फिश। ठीक है, तो आप लोग वैसे जब क्वेश्चन देगा तो इसमें दोनों तो नहीं देगा, कोई एक ही देगा, या तो इकाइनोडर्मेटा देगा या फिर सिलेंट्रेटा देगा। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा में क्या था गाइस, जो हम लोग अपने घर में देखते हैं, घरेलू चीज़, जैसे कॉकरोच हो गया, झींगा, केकड़ा, मक्खी, मच्छर और खटमल और बहुत सारी चीज़ें हैं एटसेट्रा वगैरह, तो ये सब किस में आती हैं, आर्थ्रोपोडा में आती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का कहा था, आर्थ्रोपोडा का जो देह गुहा होता है उसको हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, हीमोसील बोलते हैं। और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा ही कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गाइज, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस मंडल को अधोमंडल या फिर संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। चलिए चलते हैं हम लोग सही आंसर देखते हैं। गाइज, सही आंसर ये हमारा क्षोभ मंडल है। इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय घटनाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बारिश का होना, आंधी तूफान वगैरह, ये सब बिजली तड़कना, ये सब होता है ना, ये वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल की ही घटनाएं हैं। अब ये जो 8 से 18 जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब गाइस, यानी इसका मतलब है कि जैसे ये पृथ्वी है तो ध्रुव पे क्या होता है, केंद्र से ध्रुव की जो लंबाई होती है वो कम होती है और विषुवत रेखा पे ज़्यादा होती है। तो वही कह रहा है कि विषुवत रेखा पे जो वायुमंडलीय जो मोटाई है वो विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर होती है, और केंद्र पे पोल पे यानी ध्रुव की बात करें तो उस पर क्या होती है, 8 किलोमीटर होती है। राइट, अगर 165 मीटर पे 1 डिग्री कमी, इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्षोभ मंडल में हैं और आप 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कम होगा। तो क्षोभ मंडल में क्या हो रहा है कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। यही जस्ट इसका उल्टा हम लोग देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आयन मंडल है। इसमें क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे तापमान में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। कितना कमी हो रही थी, तो 165 मीटर जा रहे थे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। ठीक है, ये क्षोभ मंडल की बात है और ये आयन मंडल की बात है। आयन मंडल में ही देख लेते हैं, इसकी जो मोटाई है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है। राइट, अब अगर बात करते हैं समताप मंडल की, तो इसमें क्या होता है, वायुयान का जो उड़ना होता है इसी मंडल में होता है। और इसमें क्या होता है कि विशेष मेघ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग मूलाभ मेघ कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मूलाभ मेघ कहते हैं, मूलाभ मेघ। ठीक है, ये समताप मंडल में 1 लाइनर क्वेश्चन यहीं से बना सकता है कि मूलाभ जो मेघ बनते हैं वो कौन से मंडल में बनते हैं, तो समताप मंडल में सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र जी के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, तो बेसिकली आपके ऑप्शन जो है 250, 150, 100 और 200, उसमें सही आंसर 250 है। ठीक है, सही आंसर कितना है, इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। और बाकी ये जो 200 हैं ये किसके लिए है, तो अग्नि देवता के लिए। गाइस, किसके लिए, अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक, अगर हम कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं ऋग्वेद को लेकर या फिर और वेदों को लेकर, तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, आप लोग देखिए। गाइस, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे ऋग्वेद लिखा है यहाँ पे ना, तो ऋग्वेद में अगर बात करते हैं मंडल की, तो कितने मंडल है गाइस, 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करते हैं तो 1028 सूक्त हैं, और ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, अब इस मंडल में देख लेते हैं कि जैसे 10 मंडल है, उसमें 8वां मंडल किसका,
चर्चा करता है, तो उसमें क्या है, हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। हस्तलिखित के माने हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ हैं। किस मंडल में? 8वें मंडल में, ठीक है। 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ हैं गाइस, जिसको हम लोग खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। और 10वां मंडल में गाइस क्या है, एक पुरुष सूक्त की चर्चा है इसमें, पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त का मतलब कि जिस तरह से 4 वर्ण थे ना, 4 वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उन्हीं चारों की चर्चा किसमें है? 10वें मंडल में, ठीक है। और तीसरा मंडल ये कहता है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और 9वां सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। और 7वां थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँ बगल से कि 7वां जो मंडल है उसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। दशराग्य, ठीक है, दशराग युद्ध की चर्चा है, जिसमें क्या है, दशराग युद्ध में क्या है, 10 जन और सुदास के बीच में था, 10 जन और सुदास के बीच में हुआ था, ठीक। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि ऋग्वेद, यहाँ पे होत्री लिखा है, इसका मतलब कि ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? होत्री कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसमें देखिए कितने मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन के बदले में कितने क्वेश्चंस आए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज तरंगिणी में किस राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर। गाइस सही आंसर की बात करते ही हो जाएगा कश्मीर हमारा, ठीक है। कश्मीर राज्य में ये जो राज तरंगिणी ये बुक है, और इसको लिखा किसने? कल्हड़ ने। इसको किसने लिखा गाइस? कल्हड़ ने। किसने लिखा है? कल्हड़, ठीक है ना। एक कल्हड़ की किताब है राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी की अगर बात करें हम लोग इसमें इसमें यह है ना कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ना, इसको क्रमबद्ध किया गया पहली बार इस किताब में। जो ऐतिहासिक घटनाएं थी गाइस, ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है, इन ऐतिहासिक घटनाओं को पहली बार क्या किया गया, एक सिस्टमेटिक वे में इसको लिखा गया, क्रम से, ठीक है, क्रोनोलॉजी उसकी थी एक। और इसमें कहा जाता है कि इसमें 8 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं, ठीक है। राज तरंगिणी का मतलब ये होता है, राज के मान होता है राजा, ठीक है, और तरंग मान होता है नदी, यानी कि राजाओं की नदी, ये राज तरंगिणी का मतलब होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। ये रहा हमारा क्वेश्चन। लिखा है कि गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार प्रसिद्ध था? ऑप्शन आपके हैं कल्कि, मत्स्य, वराह और नृसिंह, ठीक है ना। इसमें सही आंसर गाइस हो जाएगा वराह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लिखा है कि टेबल ब्लॉक ये क्या है, किस देश की स्थानीय पवन है, ठीक है ना। हवाएं बहती हैं, हर एक देश में हवाएं बहती हैं, हर एक जगह पे, हर एक लोकेशन पे हवाएं बहती हैं, और उस हवाओं के बहने की वजह से, लोकेशन की वजह से उसका नाम रख दिया जाता है। जिस तरह से इंडिया में जो हवा बहती है तो उसको हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं, जो उत्तर भारत में बहती है ना। उसी तरह से कहा गया है कि जो टेबल ब्लॉक है या फिर केप डॉक्टर है, कौन से देश में बहती है हवा? आपके ऑप्शन रूस हैं, फिर यूएसए है, फिर मैक्सिको है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र है, ठीक। सही आंसर हम लोग देख लेते हैं गाइस। सही आंसर भी ये है कि दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र। इसमें बहने वाली हवाओं को हम लोग टेबल ब्लॉक या केप डॉक्टर कहते हैं। अब रूस की बात करते हैं तो यहाँ पे बुरान हवा बहती है, और यूएसए की बात करते हैं तो उसमें नॉर्दर और नार्टी हवाएं बहती है, यानी एन एंड एन, नॉर्दर एंड नॉर्टी हवा। और मैक्सिको तो पापा गए, याद रखिएगा, पापा गए मैक्सिको, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, ठीक। आपके ऑप्शन जलवाष्प, O2, N2 और CO2। गाइस ये भी एग्जाम में आया हुआ, बीपीएससी के एग्जाम में आया था। बीपीएससी 64वीं बीपीएससी आप लोग देखिएगा, उसमें आया था। तो इसके लिए सही आंसर गाइस हो जाएगा CO2, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग मैं ऐड करना चाहता हूँ कुछ इसमें। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जैसे आपने देखा होगा, ये जैसे अर्थ है हमारी ना, तो ग्लोबल CO2 गैस एक्चुअली क्यों जिम्मेदार है? ये इसलिए जिम्मेदार है कि ये गैस बहुत हॉट होती है। क्या होती है? हॉट होती है, यानी बहुत गर्म होती है। और इस गर्म की वजह से ये क्या होता है, जो अंटार्कटिका महादेश है, यहाँ पे जो जितने भी ग्लेशियर हैं वो क्या होते हैं, पिघलते हैं, और पिघल के क्या होते हैं, समुंदर में जाके इनका पानी मिलता है। और समुंदर के किनारे जो बसे शहर हैं वो उनके लिए क्या एक चिंता का विषय है कि अगर ऐसे ही सी लेवल यानी समुद्र का स्तर अगर बढ़ता रहा तो हमारे किनारे वाले जो कोई शहर है बसा हुआ है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जलमग्न हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए क्या कहता है सरकार, कहती है, मुहिम चलाती है कि पेड़ लगाओ, ठीक है ना। पर्यावरण के लिए इतने ही, तो जैसे COP वगैरह होता है 26, 27 ऐसे करके हो रहे हैं ना, ये इसी के वजह से होता है कि कैसे किसी तरह से हम लोग क्या करें, कार्बन इमिशन को कम करें, कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे कि भारत में सेवा कर लगाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा? सेवा कर बोले तो गाइस सर्विस टैक्स, ठीक है ना। आजकल सर्विस आदमी कहता है तो उसमें भी क्या कर रहा है, टैक्स लग रहा है कि नहीं, टैक्स लग रहा है ना। तो इसके लिए क्या था वो, इसमें संशोधन किया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 86वां था कि 87वां, 84वां, 88वां, ठीक है। सही आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं। सही आंसर के लिए गाइस यहाँ पे देखिए 88वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है।
अब अगर बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे 86वां है, इसमें क्या कहेगा, ये 2002 में संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 21 का क था, इसको जोड़ा गया। अब 21 का क गाइस गाइस क्या है यहाँ पे, ये शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसको क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया। इससे पहले जो अनुच्छेद 21 सिर्फ बात करें, सिर्फ 21 की बात करें, तो इसमें क्या है, राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार है। और एक तरफ से कहें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में ही है, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में ही है, शादी विवाह तिलक ये सब आर्टिकल 21 में ही आते हैं, ठीक है। जैसे कभी आप देखोगे विदाउट हेलमेट अगर जो रोड पे जा रहे हो तो पुलिस पकड़ लेती है हेलमेट के लिए, या फिर कभी धुआं निकल रहा होता है, गाड़ियों में से धुआं निकल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पर्यावरण नुकसानदेह तो ये हमारे लिए क्या हानिकारक है। तो आर्टिकल 21 के तहत ही पुलिस जब धुआं हुआ निकलता है जिस गाड़ी में ना, तो उसको क्या करती है, वो पकड़ती है। तो आर्टिकल 21 ही उसमें काम आता है, ठीक है, उसी के तहत पकड़ती है। अब ये 87वां संविधान संशोधन क्या करें, इसमें क्या है कि परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर क्या किया गया, 2001 लिया गया। ये संविधान संशोधन हमारा क्या था, 87वां था। और 84वां में ये कह रहा है कि 2001 जैसे लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक क्या रखा जाएगा, यथावत रखा जाएगा। मतलब यथावत रखा जाएगा मतलब कि आप इससे पहले 31वां संविधान संशोधन देखेंगे तो उसमें ये हुआ था कि जो लोकसभा और विधानसभा इसकी जो सीट है, इसको क्या किया जाए, हर एक जनगणना के बाद, यानी जनगणना 10 साल पे होती है ना, तो उसके बाद सीटों को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। लेकिन 2001 में ये 84वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें ये कहा गया कि अभी सीट को 2026 तक ऐसे ही रखा जाए। एक संसद भवन भी बनना था, अभी बन भी गया है। तो इस तरह से उससे पहले इसको 2001 में क्या किया जाए, रोक दिया गया था कि अभी सीट को क्या किया जाए, बढ़ाया नहीं जाएगा। जब संसद भवन, नया संसद भवन बन जाएगा, उसमें लोग जगह भी तो थोड़ा चाहिए होता था, कुछ ये भी इशू था। और उसके बाद 84वां संविधान संशोधन में इसको 2026 तक के लिए रोका गया। क्या लिखे, 2026 तक के लिए रोका गया है कि अभी सीट का आवंटन नहीं होगा, सीट नहीं बढ़ाया जाएगा जनगणना पे, बाद में देखा जाएगा। तो अब 2026 में देखा जाएगा कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये 84वां संविधान संशोधन के तहत था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहते हैं। गाइस यहाँ पे स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक की बात करें अगर हम लोग, तो ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, उससे संबंधित है, ठीक है। तो जो स्टॉक्स को लेता है यानी खरीदता है फिर बेचता है ना, तो उससे रिलेटेड जो खरीदता बेचता है उसको गाइस हम लोग क्या कहते हैं, तेजड़िया मंदड़िया कहते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के शब्द हैं। वन लाइनर में क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है कि तेजड़िया किस चीज़ का शब्द है या किस क्षेत्र से संबंधित शब्द है। इकोनॉमिक्स दे देगा, जियोग्राफी दे देगा, फिर उसके बाद पॉलिटी दे देगा, फिर उसके बाद हिस्ट्री वगैरह कुछ भी दे सकता है। तो बेसिकली हम क्या इकोनॉमी में मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले कर्व डीलिंग बात करें तो ऑप्शन में कर्व डीलिंग है, तेजड़िया मंदड़िया फिर गिनी गुणांक, ठीक है। सही आंसर देखते हैं हम लोग। इस सही आंसर की बात करते हैं तो जो तेजड़िया है, ठीक है, ये क्या करता है, जो स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है। हम लोग पहले तेजड़िया पे ही फोकस करते हैं, यानी कि जैसे कंपनी कोई इशू करते हैं, अपना शेयर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं, शेयर जारी करती है, तो उसको ले क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद जो व्यक्ति शेयर को खरीदा है, खरीदने के बाद वो उस शेयर को कब बेचेगा उसकी उम्मीद तब लगी रहती है कि जब शेयर का मार्केट, शेयर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, खूब बढ़ जाएगा, तब हम बेचेंगे शेयर्स को। तो उसको हम लोग तेजड़िया बोलते हैं, यानी बहुत तेज होता है। वो सब सोचता है कि जब शेयर इन फ्यूचर यानी भविष्य में शेयर का दाम बढ़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। और मंदड़िया गाइस क्या होता है, ये सोचता है कि अभी तो शेयर खरीद लिए, कुछ थोड़ा मोड़ा बाजार या मार्केट में अप डाउन वगैरह होता है ना, देखता है कि आगे चल के शायद इसका मार्केट जितना खरीदें उससे भी ना कम हो जाए, तो इसलिए वो ये सोचता है कि इससे बेटर ये होगा कि हम क्या करें, पहले ही इसको बेच दें। तो वो ये नहीं सोचता कि इसका दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, वो जैसे रहता है वो दाम सोचता नहीं है कि बढ़े, हाँ उसको क्या कर देता है, तुरंत बेच देता है। इस उम्मीद में नहीं बेचता कि आगे चल के दाम बढ़ेगा, बल्कि उसको इस बात का डर होता है कि कहीं दाम आगे घट ना जाए, ये सोच के वो पहले ही बेच देता है। उसको मंदड़िया बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अगर इसको हम लोग इंग्लिश की बात करें तो तेजड़िया को हम लोग बियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बियर। और मंदड़िया को हम लोग बुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं, ठीक। अब कर्व डीलिंग की बात करते हैं तो ये शेयर बाजार के बाहर जो भी डीलिंग होती है वो शेयर मार्केट के बाहर होती है, उसको कर्व डीलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब गिनी गुणा की बात करते हैं तो ये आय के वितरण के लिए है, किसके वितरण के लिए है। वन लाइनर क्वेश्चन सिर्फ यही दे देगा कि आय के वितरण की विषमता की जो माप होती है वो किससे होती है, गिनी गुणांक से होती है, लाफर वक्र से होती है, कुजनेट वक्र से होती है, ऐसे करके बहुत सारा वक्र देता है। फिर उसके बाद फिलिप वक्र भी दे देता है, ठीक है ना। तो फिलिप वक्र में गाइस क्या होता है, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। गाइस जो फिलिप वक्र होता है ना, बेसिकली ये क्या होता है, बेरोजगारी की माप के लिए होता है। किसके लिए होता है, बेरोजगारी की माप के लिए। आप ही लोग बताइए कि अगर बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, इसका मतलब कि क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आदमी के यहाँ काम करना थोड़ा कम काम मिल रहा है उसको। मजदूरी और बेरोजगारी में अगर रिलेशन देखें तो मजदूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो मजदूरी ऑब्वियसली घटेगी।
और अगर बेरोजगारी अगर क्या हो रही है, घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है, इसका मतलब लोगों को काम मिल रहा है, मजदूर मजदूरी अपना कर रहे हैं आराम से, यानी मजदूरी बढ़ रही है। तो ये कौन सा वक्र होता है गाइस, ये फिलिप वक्र होता है, याद रखिएगा आप लोग, फिलिप वक्र होता है, ठीक है, फिलिप वक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस, ये लिखा हमारा क्वेश्चन कि संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, हर्षमैन, वी.एस. मिन्हास और रेगनर नर्क्स, ठीक। सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर की बात करें तो रेगनर नर्क्स ये क्या है, संतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और संतुलित विकास की बात करते हैं तो हर्षमैन थे, और वी.एस. मिन्हास ये प्लानिंग एंड द पुअर, ठीक है। अगर अब बात करते हैं यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की, तो ये धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। और सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इसको किसने रेकन किया था, यानी किसने मापा था, तो वो नन अदर देन दादा भाई नौरोजी, वो दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने क्या किया था कि भाई देखते हैं कि इंडिया में लोग प्रति व्यक्ति कितनी आय है, लोग कितना कमा रहे हैं। तो वो 1867-68 में गाइस उन्होंने क्या किया था, एक कैलकुलेशन किया था, और उसमें ये पता चला था कि प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये है, 20 रुपये है, ठीक है। याद रहेगा ये क्वेश्चन, इसमें से कोई ना कोई इसी तरह से क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके क्या करेगा, दे सकता है एग्जाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे। आपके ऑप्शन से वाजपति, उग्र, स्पष्ट और पूरब। सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर यहाँ पे गाइस स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट, यानी जनता की गतिविधियों को देखने के लिए जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, स्पष्ट कहलाते थे। अब बात करें वाजपति की, तो ये क्या होता है, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र जो होता था अपराधियों को पकड़ने का काम, अपराधी बोले तो उग्रवादी कह सकते हैं ना आप लोग, अपराधी बोले तो उग्रवादी। और उग्रवादी कौन पकड़ता था, उग्रवादी को उग्र पकड़ते थे, ठीक है। अब दुर्गपति कौन होता था, उसको पूरब बोलते थे। दुर्गपति में दुर्ग का जो मालिक होता था उसको पूरब कहते थे हम लोग, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्प विरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग होता है। यानी कि सांप जब काट देता है तो बॉडी में जहर फैलने लगता है, तो उसके एंटी के लिए, यानी उसका एंटी, यानी उसका कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, सुई देते हैं डॉक्टर तो ठीक हो जाता है। तो किसका यूज होता है, लेड आर्सेनिक का यूज होता है, या फिर ऑरिक क्लोराइड का, या फिर आयरन ऑक्साइड का, या फिर आयरन पायराइड का। सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर की बात करें तो गाइस यहाँ पे ऑरिक क्लोराइड है, इसका उपयोग सर्प विरोधी सुई बनाने में होता है। अब बात करते हैं लेड आर्सेनिक की, तो लेड आर्सेनिक ऐसे गोली बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल जो होता है ऑडियो एवं वीडियो का जो टेप होता है उस पर क्या कहता है, उस पर लेप लगाने के लिए, ठीक है। और आयरन पायराइड्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी इसको बोलते हैं, जिसको FeS2 बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आयरन पायराइड्स। अब मैंने कुछ ऐड किया हुआ है जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स में क्या लिखा है मैंने, प्लेटिनम। ये प्लेटिनम के बारे में ये है कि इसको सफ़ेद सोना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना बोलते हैं। नीलम या फिर मणिक के, ये गाइस क्या होते हैं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। ये नीलम और मणिक, इसको, इसका अगर मणिक का कोई बोलेगा सूत्र क्या होता है तो Al2O3, ठीक। अभी इस तरह से आप लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर की बात सुनी होगी, संगमरमर CaCO3, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये संगमरमर का सूत्र भी होता है, और इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं पारा, पारा को क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। और AgCl यानी कि AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, और इस सिल्वर क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। अब टाइटेनियम, इसको कहा जाता है कि ये रणनीतिक धातु है, कौन सी धातु है, ये स्ट्रेटजिक मेटल है। और सिल्वर क्या है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये कृत्रिम वर्षा कराने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि तैमूर लंग जो था वो किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया हुआ था। आपके ऑप्शन है बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद और सिकंदर लोदी। सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका जो राज्य था वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से लेकर पालम तक ही सीमित रह गया था, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस की बात करें जैसे बहलोल लोदी, तो ये दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली शासक में पहला अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ ऐड करें तो ये आता है कि ये अपने सरदारों को मकसद अली कहकर बुलाता था, मकसद अली, और जब तक उसके सरदार खड़े रहते तब तक ये भी खड़ा रहता था, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये 1325 में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम अगर बात करें तो इसको उलूग खां भी कहते थे, ठीक है ना, क्या कहते थे, उलूग खां, उलूग खान कहते थे, ठीक है, उलूग खां। ये बहुत पढ़ा लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आता है कि जो जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए उसमें सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है ना। इसको रक्त पिपासु भी बोलते हैं, इसका उपनेम है, ठीक है। क्यों रक्त पिपासु,
इसलिए कि ये दूसरे की बातों को लेके ना ये बड़ा मजाक उड़ाता रहता था, ठीक है, बहुत उपहास करता था ये कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और सिकंदर लोदी की बात करते तो ये बहलोल लोदी के ही पुत्र थे सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी की बात करें तो ये आगरा जो है, ये आगरा शहर आज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ताजमहल है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने ही बसाया था, सिकंदर लोदी ने। और ये कहा जाता है कि कोई भी दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासक नहीं था जो हिंदुओं के त्यौहार में जैसे होली वगैरह में पार्टिसिपेट होता था, लेकिन सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार में क्या होता था, भाग लेता था, ठीक है। हालांकि इन्होंने कुछ बंदिशें लगाई थी मुसलमानों पे, जैसे मुसलमान की जो औरतें होती थीं उनको मज़ार पे जाने से रोकता था, लोगों को ताजिया बनाने से रोकता था, ठीक है ना। तो इस तरह से वो बंदिशें भी लगाया था, लेकिन होली में पार्टिसिपेट करता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हम लोग। गाइज ये क्वेश्चन है कि वाई की अलग समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1979, 1989, 1971, 2004। वाई की अलग समिति की बात करें तो गाइज ये बेरोजगारी के आकलन के लिए ये समितियां बनाई गई थी, ठीक है ना। ये किसके लिए, बेरोजगारी के आकलन के लिए समितियां बनाई गई थी। अब बाकी जो है ना इसके आंसर तो हम लोग को सही आंसर पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसमें और एक्स्ट्रा देखेंगे। जैसे सही आंसर 1979 ही है, वाई की अलग समिति 1979। अगर बात करते हैं लकड़वाला समिति की तो ये 1989 में लकड़वाला समिति तो बना और उन्होंने अपना रिपोर्ट 1993 को दिया था, ठीक है। ये भी गरीबी के लिए ही, गरीबी से रिलेटेड ही है, बेरोजगारी से रिलेटेड, ठीक। 1971 की क्या बात है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें नीलकांत दांडेकर और BM रथ के फार्मूला जो पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण करते थे, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो नीलकांत दांडेकर और BM रथ, ये 1971 में बनी थी समिति, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी एग्जाम में। अब लिखा हुआ है सुरेश तेंदुलकर समिति, ये भी बेरोजगारी का आकलन ही था, इसमें गरीबी का निर्धारण करने के लिए थी। 2004 में इनका क्या हुआ था, इस समिति बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन है आपके पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। सही आंसर गाइस हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर हमारा क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये रखा गया था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना है, ठीक है। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अगर बात करें कि किस पे ज़्यादा जोर दिया गया था तो वो गाइस वो जोर दिया गया था किस पे, औद्योगिक पे, उद्योग, यहाँ पे उद्योग मैं लिख दे रहा हूँ, उद्योग पे ज़्यादा जोर दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका बेसिकली देखिए अगर उद्देश्य क्या था तो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ। और इसका जो ये पहली पंचवर्षीय योजना का जो इस पर फोकस किया गया था वो कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया था, किस पे, कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को क्या करना था, आत्मनिर्भर बनाना था। और चौथी इसमें लिखा हुआ कि स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भर की प्राप्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। गाइस बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जितना बढ़िया कल इसको। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, इस बात की पुष्टि कौन सा अनुच्छेद करता है। एक अभिलेख न्यायालय होने का मतलब गाइस ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला सुना देता है तो वो आने वाले ज़माने में यानी इन फ्यूचर उस फैसले को लेकर ही कोई फैसला और कुछ फैसला होता है और जो केसेस होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब अपना वर्डिक्ट देता है तो बड़ा सोच समझ के देता है, कई पैनल बैठे होते हैं उसमें, है ना। आपके ऑप्शंस की बात करते हैं तो 124 है, 125 है, 126 है और 129 है, ठीक है। सही आंसर हम लोग देख लेते पहले। सही आंसर की बात करते गाइस 129 क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक। अब बात करते हैं अभिलेख न्यायालय, मैंने बता ही दिया। 124 क्या है, ये एक बात कही गई है संविधान में, ये भारत में क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट भी होगा, ठीक है। और 125 में उनके वेतन की बात की गई है, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। फिर उस 126 में क्या किया गया है कि जो अन्य न्यायाधीश, मतलब समझिए यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट 124 में बात कह दी गई है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो CJI बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर गैर हाजिर हो गया, नहीं बना, नहीं आया टाइम पे, पैनल चालू होने वाला, बैठक शुरू हो गई है, वो नहीं आया तो फिर कोई तो चीफ जस्टिस होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जिस अभी बात करें तो 33 जो क्या हैं अन्य जज हैं और एक क्या है चीफ जस्टिस हैं। कुल मिलाकर अभी फिलहाल में कितने जज हैं, तो कुल 34 जज हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। उसी में से क्या किया जाता है कि जो एक तो नहीं आए तो इनको हटा दो, 33 जो बचे हैं उनमें से ही किसी एक को क्या कर दिया जाता है, एक न्यायाधीश चुन लिया जाता है और उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान लिया जाता है, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 26 में इसकी पुष्टि की गई, ये बात कही गई कि ऐसा अगर केस आता है तो क्या करेंगे, तो ये अनुच्छेद 126 में इसका जिक्र किया गया, ठीक। अब थोड़ा सा मैंने ऐड किया हुआ यहाँ पे देखिए 127 ये क्या है, ये एडहॉक जज है। एडहॉक जज का मतलब गाइस अगर ये भी अनुपस्थित हो गए, कहेंगे कि ये भी नहीं आया, इसमें से कोई राजी नहीं हुआ बनने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति जो होंगे वो क्या करेंगे, राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे और बोलेंगे कि वहाँ के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आए
और इंडिया का जो चीफ जस्टिस है एज अ चीफ जस्टिस वो क्या करे, पद को संभाले। तो ये बात 127 में कही गई है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के कहने पे ही होता है, ऐसे ही यूं ही नहीं चले जाएंगे, इसके लिए राष्ट्रपति कहेंगे। और इसका क्वेश्चन अलग से बन भी जाता है कि एडहॉक जज जो है इसका जो जिक्र है कौन से आर्टिकल में 127 में है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसके कहने पे वो आते हैं, तो वो राष्ट्रपति के कहने पे आते हैं, यूं ही नहीं चले जाएंगे। ठीक है, अगर ये भी राजी नहीं हुए आने के लिए, कहते हैं कि नहीं हम भी नहीं आएंगे, हमारे यहाँ जज की कमी हो जाएगी, राज्य देगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, रिटायर्ड जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको बुलाया जाता है कि भैया आप तो रिटायर हो गए हो, लेकिन हमारे यहाँ जजों की कमी है, कुछ दिन आके क्या कर लो, संभाल लो। ठीक है, और 130 में ये बात कही गई है कि जो ब्रांच है वो अन्य जगह भी लाया जा सकता है। जिस तरह से अभी ब्रांच दिल्ली में है ना, इसको चाहे तो मुंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है या फिर खोला जा सकता है। तो ये बात 130 में कही गई है, अनुच्छेद। ठीक है, तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 आप लोगों को आर्टिकल मिले। ऐसे में आर्टिकल भी ऐड करता रहूँगा अपने हर एक वीडियो में। इससे हम लोग का क्या होगा, इकोनॉमिक्स जो आर्टिकल सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन में भी डालूँ ना तो 7-8 आर्टिकल तो कहीं नहीं गया, कहीं से न कहीं से वो आएगा और बताऊँगा मैं अच्छी तरह से। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अद्धा एवं बीक, ये अद्धा और बीक की बात करते हैं तो ये किस ज़माने के सिक्के हैं। ठीक है, ये एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक के ज़माने के हैं, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के ज़माने के हैं, या फिर शाहजहाँ के, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने के हैं। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर गाइज यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में। ठीक है, अद्धा और बीक के सिक्का का प्रचलन था, एफएसटी के ज़माने में था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय तो पर्टिकुलरली हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं कहेंगे, यानी यूँ कह सकते हैं इसको कि गुप्त काल। क्या कहेंगे गाइज, गुप्त काल। और गुप्त काल में जो सिक्के चलाए जाते थे वो चांदी का सिक्का उसको रुपया का कहा जाता था, और जो सोना का सिक्का होता उसको दिनार कहते थे। ठीक है, अब शाहजहाँ की बात करें तो ये आना सिक्के का प्रचलन करवाया था, शाहजहाँ आना सिक्के का। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये कांसा और तांबा जो कि चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था उसका प्रचलन करवाया था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को मैंने अभी बताया है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना वीवीआई कर लें। हम क्या करेंगे, जो एक्ट है, जो इकोनॉमिक चैप्टर है ना, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है उसमें पहला दूसरा चैप्टर देखेंगे तो जितने भी एक्ट हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लेते रहेंगे इसमें, ताकि ये भी हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है कि ऑप्शन है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर की बात करें तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, इसी के थ्रू क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो ये बिजनेस से संबंधित है, ये बिजनेस से संबंधित। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो ये पॉलिटी से संबंधित है, पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ये राजनीति से और ये व्यापार से संबंधित था। अब यहाँ पे देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के ज़माने में द्वैध शासन की स्थापना हुई। ठीक है, और द्वैध शासन का जो जनक किसको माना जाता है, लियोनस कार्टियस को। लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कह दिया गया, बंगाल के केवल गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया गया, गवर्नर जनरल कहा गया। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इसी 1773 के एक्ट के तहत। और 1773 के जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो इसमें क्या हुआ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो जज तो आएंगे, तो एक जज थे, चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, वो एलिजा इम्पे थे। गाइस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, एलिजा इम्पे वो क्या थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करते हैं अन्य जज की तो 3 और जज थे, HCL। ठीक है, HCL याद रहेगा आप लोगों को, लेकिन HCL से क्या क्या होता है, HCL से गाइज ये होता है, H फॉर होता है यहाँ पे होता है हाइड, H फॉर हाइड, C फॉर चेम्बर, एंड L फॉर लेमस्टर। ठीक है ना, तो ये तरह से HCL वो तो थे ही 3, और उसमें से एलिजा इम्पे मुख्य थे। ठीक है, अब इसमें ये भी बात कही गई थी, ये जो पर्सनल बिजनेस है, ये पर्सनल बिजनेस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग काम करते थे, जो अंग्रेज थे, वो अपना अलग से पर्सनल बिजनेस नहीं खोल सकते थे। ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी काम करे, बगल से बिजनेस खोल के वहाँ पर भी पैसा कमाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। और घूस वगैरह लेना सब बंद हो गया था, गिफ्ट वगैरह जो इंडियन से लेते थे वो भी सब बंद हो गया था। कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब 1813 का जो चार्टर एक्ट था गाइस, इसमें बहुत बातें थी, बट मेन बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें कंपनी का जो अधिकार था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। बेसिकली अगर बात करें कि कंपनी का एकाधिकार तो वो ख़त्म हो गया था,
1813 में कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया था। सिर्फ एक ही चीज़ बची थी प्रोडक्ट, जो था चाय, और उस पे व्यापार उसी पे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि चाय का व्यापार होता रहेगा, बाकी व्यापार क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आएगा कि कंपनी का जो पूर्ण रूप से जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया, तब उसको मारेंगे हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से न देखे केवल कि कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, और पूर्ण रूप से कहेगा तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, बीएसएससी के एग्जाम में गाइस, ये बीएससी ने बीपीएससी में ही एग्जाम में आता है, तो पूर्ण रूप से अगर न देगा तो फिर आप लोग 1813 ही लगाइएगा। ठीक है, 1813 में कुछ 33 में यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेते हैं, जैसे बंगाल का गवर्नर जो था, यहाँ पे देखिए, पहले बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल हो गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, वो पता है क्या बन गया, वो भारत का बन गया। कहाँ का बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस। ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है साइंस से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कठोर जल में क्या होता है। ठीक है ना, कठोर जल में क्या होता है गाइस। कठोर जल की जगह आप यहाँ पे जल की जगह साबुन लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, साबुन। कठोर साबुन में क्या होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सोडियम लवण, दूसरा है पोटेशियम लवण, तीसरा है मोहर साल्ट, और चौथा है ग्लिसरॉल। सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कठोर साबुन। सही आंसर सोडियम लवण होता है। कठोर साबुन में क्या होता है, सोडियम लवण होता है। और पोटेशियम लवण की बात करते हैं तो ये मृदु साबुन में होता है। मृदु के माने सॉफ्ट होता है। ठीक है, मृदु बोले तो सॉफ्ट, और कठोर बोले तो हार्ड, और साबुन को बोलते हैं सोप, SOAP, तो हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप। ठीक है ना, तो सॉफ्ट सोप में पोटेशियम होता है, पोटेशियम के लवण होते हैं, और हार्ड सोप में सोडियम के लवण होते हैं। ठीक है, मोहर साल्ट क्या होता है गाइस, साल्ट मीन्स लवण, तो मोहर लवण, ये दोहरा नमक भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरा नमक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक से अधिक साधारण नमक इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या मिले होते हैं, इसलिए इसको दोहरा लवण भी कहा जाता है। और ग्लिसरॉल वगैरह की इसके इस्तेमाल की बात करें तो अपच के समय जब खाना क्या होता है, नहीं पच पाता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है आदमी को, तो उसके समय में क्या होता है, ग्लिसरॉल इस्तेमाल होता है। एथलेटिक्स प्रदर्शन में और दवा बनाने में, इन सब में क्या होता है, ग्लिसरॉल का यूज़ होता है गाइस। सो गाइस, ये सेशन का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो इसको क्या करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।